Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. And let me know the last part of the last lecture. कोई बताएगा लास्ट पार्ट क्या हुआ था लास्ट लेक्चर में? ओके, के एंड पी के कॉन्सेप्ट्स. Any doubt? Just go through your notes. जो मेन हेडिंग था लास्ट लेक्चर का वो एप्लीकेशन पार्ट चल रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन. चल, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके थ्रू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. गाइस फटाफट आंसर निकाले. जो भी आपने अभी तक एसिडिक स्ट्रेंथ के जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे, एंड राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. गाइस राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स, जो भी आ रहा हो आपको. वेरी गुड.
वेरी गुड. गुड. वेरी गुड. गुड. All the students, please try this. चलिए डिस्कशन कर लेते हैं. Guys, for these types of questions जिसमें acidic strength order निकालना होता है, स्टैंडर्ड सा तरीका है जो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस पे यूज करना है. तो मैं लिख भी देता हूँ मोस्टली. कुछ केसेस एक्सेप्शनली अलग वो आंसर दे देते हैं, इसीलिए आप मोस्टली लिख रहे हैं. हमें लगभग यही करना है, ये याद रखना. तो पहला काम क्या है? फर्स्ट राइट कॉन्जुगेट बेस. जो भी दिया है इसको कॉन्जुगेट बेस लिखना है. तो कॉन्जुगेट बेस इनके क्या होंगे? ये H रिमूव कर दो, H रिमूव कर दो, H रिमूव कर दो, H रिमूव कर दो. वो कभी कभी आपको इस सर्कल के वे में देगा या इस तरह से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स देगा. कैसा भी दे दे आपके लिए सेम ही है वो. किसी को कोई भी डाउट आता है, यूज योर माइक. और केवल आंसर्स लिखने के लिए चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है. बाकी किसी भी डाउट के लिए आप माइक यूज करिए. Guys, first you write conjugate base, then check stability या फिर बेसिक नेचर ऑफ कॉन्जुगेट बेस. ये सब पढ़ाया हुआ चीजें, केवल हम सीक्वेंस में लिख रहे हैं. और किसके बेसिस पे चेक करते हैं? बाय या विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज. कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज होगा, उसका डिस्पर्जन चेक करना है. और डिस्पर्जन चेक करने के लिए सबसे पहला मेथड आता है मेसोमेरिक इफेक्ट. पहले आप मेसोमेरिक इफेक्ट से चेक कर लो. और अगर मेसोमेरिक इफेक्ट ना हो या इक्वल हो तो कौन सा इफेक्ट चेक करते हैं? दो ही तो फैक्टर पढ़े थे हमने, इंडक्टिव इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट का दूसरा नाम रेजोनेंस. ठीक है. और इसके बाद केवल आपको क्या देखना है?
more dispersion of negative charge, यानी नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई। किसकी? बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट, पूरा स्टेटमेंट बोलना है, ये नहीं है कॉन्जुगेट बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, किसकी कम हुई मालूम ही नहीं है, कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ बोलने लगे ना, कॉन्जुगेट बेस की बेसिक स्ट्रेंथ कम, जिसको आप लिख सकते हैं स्टेबिलिटी बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्स्ड हो गया ना, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस का साइन मैंने केवल आप एरो दिखाया बस। और इससे क्या पता चलेगा कि जो पेरेंट है दैट बिकम्स मोर एसिडिक, ये मैंने पूरा सीक्वेंस में लिख दिया, ऑल्दो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स, बट इस सीक्वेंस में वर्किंग होनी चाहिए टू फाइंड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ कंपाउंड जो गिवन है, ठीक है। अब यूज करते हैं फंडा, देखो सबसे पहली चीज ये चेक कर लो कि जो माइनस चार्ज है क्या ये रेजोनेंस में है, यस लोन पेयर सिंगल डबल, यस लोन पेयर सिंगल डबल, यस लोन पेयर सिंगल डबल, नो। किसमें डिस्पर्जन नहीं हो पाया? फोर्थ केस में, राइट, नो डिस्पर्जन बाय दिस रेजोनेंस, यानी आउट ऑफ दिस फोर केसेस दिस फोर्थ वन जिसमें आप बोलेंगे सो कॉन्संट्रेटेड हो गया नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये मोस्ट बेसिक हो गया, तो इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? लीस्ट एसिडिक। इसका मतलब आंसर लिखते समय 4 को लास्ट में डालेंगे। अब आते हैं इन तीन में कंपैरिजन, इन तीन में कंपैरिजन आएगा तो कैसे करें? इन तीन में ये रेजोनेंस तो आंसर डिसाइड नहीं कर रहा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें एक NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है विच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है हमें कैसे पता चलेगा NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वाया रेजोनेंस? आंसर है चेक नोट्स, 2 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, फिफ्थ टाइम जब आप देखोगे, फिफ्थ टाइम आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। NO2 अगर आपने 2 बार चेक कर लिया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वाया रेजोनेंस, तो फिर आगे क्यों देखना है, वो तो अपने आप ही याद हो जाएगा। आपके नोट्स में क्लियरली मैंने लिखाया है NO2, CN, SO3H, CHO, ये 4-5 ही फेमस ग्रुप्स हैं रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के, वही एग्जाम में आते रहते हैं, वही क्वेश्चंस में मिलेंगे, तो ये पता चल गया। OCS3 बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, इसको हम प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको माइनस एम इफेक्ट बोलते हैं। सो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी इसमें डिस्पर्जन हो गया, डिस्पर्जन हो गया। आप ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास खूब पैसा है, तुम चाहते हो तुम्हारा पैसा तुमसे दूर चला जाए, तो ऐसे दोस्त बना लो जो तुम्हारे पैसे को खींचते हो अपनी तरफ, तुम्हारा पैसा कम हो गया। तुम्हें इससे मतलब नहीं कि पैसा उनके पास जा रहा, तुम्हें इससे मतलब होना चाहिए तुम्हारे पास से पैसे कम हो गए, यानी इस ओर से माइनस चार्ज निकल रहा है, उसी को हम डिस्पर्जन वर्ड देते हैं, डिस्पर्जन। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। डिस्पर्जन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है वो सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज होगा और उसका पेरेंट ज्यादा एसिडिक होगा। तो आउट ऑफ 3 केसेस इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी, यानी 2 में। फिर बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 में, 1 में तो कुछ नहीं हो रहा है और 3 वाले में उल्टा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है। याद रखना फोर्थ को हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो लीस्ट है, उसको कंपैरिजन अब मत लेके आना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, केवल कंपैरिजन फर्स्ट 3 का चल रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डिस्पर्जन का होना चाहिए ओ का, वो नहीं हो पा रहा उस तरह से। इसका मतलब इसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज हो गया, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो लेस स्टेबल हो गया, लेस स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मींस पेरेंट लेस एसिडिक, इसका मतलब यहाँ 3 आए और 1 को आप यहाँ डाल दो,
ये पूरा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकला गिवन कंपाउंड्स का, ठीक है। और वही कंक्लूजन जो हमने बहुत पहले लिखा था वही प्रूव हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। लेकिन सबसे पहले पहले हमने खाली इंडक्टिव चेक किया था, लेकिन अब हमको क्या चेक करना है? फर्स्ट चेक रेजोनेंस। थोड़ा स्पेस कम है, आप मैनेज कर लेना, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो। ये एकदम प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, आप इसको A to Z जितनी चीजें लिखी हुई हर एक चीज लिखना। ये नोट्स 6 महीने बाद भी आपसे बात है कि इस तरह से आंसर निकाला जाता है, ठीक है। कॉपी करो इसको, और कहीं थोड़ा बहुत बीच में डाउट्स हो किसी दो के बीच में तो आप मुझे बता दो। वरुण सिंह सर, थैंक यू सो मच, आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। कोई नहीं बेटा, आप पूरा इसको अच्छे से लिखो, बिकॉज क्वेश्चंस इस तरह से मैं बहुत सारे भी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें आपके आंसर्स गलत नहीं होने चाहिए। अल्टीमेटली आपको मार्क्स लेकर आना है, तभी सिलेक्शन होगा। फिर सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन। सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, और थर्ड बाकी सब चीजें सेम थी, खाली इन दोनों में डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड एक्शन बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिड एक्शन कम कर देता है, सिंपल। फिर वो डिस्पर्जन का आपने बोला ना कि वो एक बार समझा ना, सेकंड हाँ, वाले में कैसे इसमें हुआ। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये, तो डिस्पर्जन हो गया वो माइनस का। और इसमें इलेक्ट्रॉन उल्टा उसको दे रहा है। इट्स लाइक कि ओ माइनस तुम हो, तो तुमको लोग पैसे दे रहे हैं, तो तुम्हारा पैसा तो और बढ़ गया ना, तुम्हें तो कम करना था।
सर यस, मोर डिस्पर्जन होता है तो मोर स्टेबिलिटी आता है ना? हाँ ये बिल्कुल याद रख लेना। आपको भले ही समझ में कम आए, लेकिन वो ये नहीं पूछने वाला हाउ वाई, आपको वो आंसर तक जरूर पहुंचा देगा। मोर डिस्पर्जन वर्ड याद रखना, मोर डिस्पर्जन मींस मोर स्टेबल सिस्टम। जिस चीज की स्टेबिलिटी, यहाँ हम ओ माइनस की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो माइनस का डिस्पर्जन जितना ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। और उसका इफेक्ट क्या होगा, पेरेंट ज्यादा एसिडिक। बस। सर मेरे को लेकिन ये वाला नहीं समझा। जब मोर स्टेबल होता है तो लेस बेसिक, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है रिलेट करने में। मोर डिस्पर्जन तो लेस लेस बेस। बेसिक। आप, मैं तुम्हें घरेलू एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि ऐसा है, एक तुम हो और एक तुम्हारा दोस्त है, योर फ्रेंड। तुम्हारे पास पॉकेट छोटी है, तुम्हारे दोस्त के पास पॉकेट बड़ी है, पैसा उतना ही है। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा अमाउंट में ज्यादा हो गया तुम्हारे लिए, क्यों? क्योंकि तुम्हारी पॉकेट छोटी थी, तो पैसा बाहर गिरने लगा। तो बताओ, चोर या कोई भिखारी उसको, और तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त की पॉकेट बड़ी है, तो चोर और भिखारी को किसकी पॉकेट में पैसा नजर आएगा? छोटी पॉकेट में। यानी तुम्हारी। किस, कौन उसको अमीर दिखाई देगा? जिसका छोटा पॉकेट फुल भरा है। जिसका छोटा पॉकेट होगा। इसको कहते हैं कॉन्संट्रेटेड। इसको कहते हैं पॉकेट में वो अंदर चला गया, डिस्पर्स्ड हो गया, तो सामने वाले को रिच दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन सोचो, इलेक्ट्रॉन जितना डिस्पर्स्ड हो जाएगा, वाई डिस्पर्जन, वो कोई भी रीजन हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ रीजन दिखाया बड़ी पॉकेट, कोई भी रीजन हो सकता है, एम इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह वगैरह, बट डिस्पर्जन हो गया, तो सामने वाले को ये पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। जितना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा उतना सिस्टम स्टेबल भी हो जाएगा, और उतना, जैसे इसमें मैंने बोला इसको, ये तुम्हारा फ्रेंड लोगों को कम रिच दिखाई देगा क्योंकि उसमें डिस्पर्जन हो गया पैसे का। उसी तरह इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी, कि जब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्पर्जन हो गया तो दिखेगा ही नहीं सामने वालों को इलेक्ट्रॉन, तो वो उसको ज्यादा बेसिक नहीं बोलेंगे, लेस बेसिक बोलेंगे। सिंपल। क्या समझ में आया? गाइस अच्छे से कॉपी करिए हर एक चीज। हाँ, कॉपी कर लिया? शुड आई रिमूव दिस? मतलब सर हम लोग भिखारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जिसका डिस्पर्ज है उसके पास भले ही है ज्यादा, लेकिन डिस्पर्स के हाँ, कारण कम लेकिन दिखेगा। डिस्पर्जन हो गया ना, पता ही नहीं चल रहा है, वो होल्ड कर पा रहा है, तुम होल्ड ही नहीं कर ओके। पा रहे, तुम्हारे पॉकेट से पैसा गिरा जा रहा है, तो लूटने के लिए लोग आएंगे ही। ओके सर। गाइस शुड आई रिमूव दिस पेज? एक सिमिलर क्वेश्चन दो। यस सर। एंड प्लीज इस बार सारे बच्चे आंसर देना। गाइस क्विकली राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। और मेरी एडवाइस है, इसमें भी आप प्रॉपर सोल्यूशन लिखना। आप वो वर्ड्स में लिखो कि फर्स्ट राइट कॉन्जुगेट बेस, फिर कॉन्जुगेट बेस बनाओ, फिर उसमें लिखो चेक द मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस फर्स्ट। ठीक है, इफ रेजोनेंस इक्वल देन चेक इंडक्टिव इफेक्ट, ऐसा करके आप लिखो और फिर आंसर तक पहुंचो।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रीत, वेरी गुड जानवी, वेरी गुड। डन, सबने अटेम्प्ट कर लिया। चल, इसका भी डिस्कशन करते हैं, और देखो आपने ऐसा ही किया है कि नहीं। फर्स्ट यू राइट कॉन्जुगेट बेस, है ना। देखो मैंने आपको पहले ही बोला, मोस्टली हमको यही करना है। एक आध कोई एक्सेप्शनल केस है, वो सारे केसेस हम कर लेंगे जो भी बचते हैं इसके अलावा, ठीक है। अदरवाइज आपको जो करना है कॉन्सेप्चुअली वो यही है, राइट द कॉन्जुगेट बेस। सो फर्स्ट वन विल गिव यू दिस, second one will give you this, third one will give you this, fourth one will give you this, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना होता है, इनकी स्टेबिलिटी, डिस्पर्जन या ये सब चेक करने के लिए डिस्पर्जन चेक कर लो, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। जितना डिस्पर्जन ज्यादा हो जाएगा, यानी यहां से हट के डीलोकलाइज हो जाएगा, उतना ज्यादा कंपाउंड उसका पेरेंट ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये याद रखना। इसमें डिस्पर्जन हुआ बाय रेजोनेंस, इसमें डिस्पर्जन हुआ बाय रेजोनेंस, इसमें डिस्पर्जन हुआ बाय रेजोनेंस, डिस्पर्जन बाय रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस। इसमें क्या लिखोगे, नो नो रेजोनेंस, बिकॉज लोन पे सिंगल डबल मिल ही नहीं रहा आपको। नो रेजोनेंस मींस डिस्पर्जन हुआ या कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। कॉन्सेंट्रेटेड। यस, मोर कॉन्सेंट्रेटेड मींस ये मोर बेसिक हो गया, या फिर आप इसको बोलोगे लेस स्टेबल। और इसका पेरेंट क्या हो जाएगा, लीस्ट एसिडिक एमंग फोर। इतना किसी को कोई डाउट है, फोर सबसे बाद में इधर लिखना पड़ेगा। बताइए, एनीबडी हैविंग एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? यस सर। अब आप देखिए,
नाउ वी आर गोइंग टू चेक फर्स्ट थ्री। आप कचरा मत कर देना कि फर्स्ट थ्री का डिस्कशन करते करते गलती से फोर्थ को भी ले लिया पिक्चर में। नो, फोर्थ तो हमने आंसर निकाल दिया, अभी फर्स्ट थ्री पे आते हैं। फर्स्ट थ्री में कॉमन पार्ट था, इन ऑल केसेस लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। अब बचा क्या? ग्रुप। इसमें NO2 ग्रुप है, इसमें भी NO2 ग्रुप है, बट if you check your notes, I told you clearly that resonance or mesomeric effect does not work at meta position. किससे मेटा पोजीशन? जिसका डिस्पर्जन चेक करना है। यानी यहां पर आपका रेजोनेंस वर्क नहीं करेगा NO2 का, ऑल्दो हमको पहले रेजोनेंस चेक करना है। NO2 रेजोनेंस वाला ग्रुप है, लेकिन वो O माइनस के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस वर्क नहीं कर पाता। तो यहाँ केवल इसके लिए लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया इंडक्टिव। क्या इतना सबको समझ में आया? अब NO2 इस पे देखो, इस पे पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे वर्क करता है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस, यानी -I सॉरी। तो बताओ, इन विच केस नेगेटिव चार्ज विल बी मैक्सिमम डिस्पर्स्ड? बता सकते हो किसमें O माइनस का नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स्ड हो जाएगा? वेरी गुड, सेकेंड केस में, क्योंकि इसमें रेजोनेंस के थ्रू उसका O माइनस का इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, इसमें इंडक्टिव के थ्रू खींचा जा रहा है, और इसमें खींचा ही नहीं जा रहा है। तो बताइए कि इनमें ऑर्डर अगर मेरे को डिस्पर्जन का लिखना हो, तो डिस्पर्जन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेकेंड में सबसे ज्यादा डिस्पर्जन, फिर फर्स्ट में, और सबसे खराब डिस्पर्जन तीन में थर्ड वाले का। आई होप ये समझ में आया। और डिस्पर्जन जितना ज्यादा होगा, पेरेंट का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? वैसा ही इंक्रीज। होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसा डिस्पर्जन कॉन्जुगेट बेस में होगा, उस पेरेंट का एसिडिक स्ट्रेंथ भी वैसे ही निकलता है। तो ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3। अब देखो, कॉन्सेप्ट स्किप करके भी आंसर्स निकाल रहे हैं हम लोग। हमने बेसिक वगैरह कुछ लिखा ही नहीं कॉन्जुगेट का, हमने डिस्पर्जन देखा और सीधे आंसर। तो ये एक्सपीरियंस आते आते आप बहुत फटाफट आपके आंसर्स निकलेंगे। तो आप खूब सारे क्वेश्चंस बाद में प्रैक्टिस करना। एक बार ये सारे कॉन्सेप्ट्स लर्न करने के बाद, आपको बुक भी मैंने बता दी है, बुकलेट भी करनी है। अच्छा, नेक्स्ट उसके लिए बुकलेट का एक्सरसाइज 1 और 2 कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है आपको। इसको कॉपी कर लो। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, या एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने लिखा है, इफ यू वांट आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट। कोई? सर यस। सर हर केस में इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से कम पावर का होगा? नहीं, Cl वाला बताया था ना, हेलोजेंस में, उसमें केवल इंडक्टिव का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, बाकी सब में रेजोनेंस ही चेक करते हैं। ओके सर। सारे बच्चे नोट्स चेक कर सकते हैं, वहां सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, मैंने नोट करके सब लिखाए हुए हैं कि डोमिनेट कौन सा इफेक्ट करता है। अब हम एप्लीकेशन पार्ट कर रहे हैं।
If you have any confusion, you use your mic बेटा, so that बाकी सब भी क्वेश्चन सुने और फिर आंसर भी सुन पाए. Use your mic if you have any doubts. Don't hesitate in asking doubts. सर. Yes बेटा. सर अगर NO2 मेटा पोजीशंस को छोड़ के ऑर्थो पे होता तो रेजोनेंस वर्क करता. अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूँ. ऑर्थो पैरा पे वर्क करेगा, मेटा पे नहीं करेगा, ऐसा लिखना है. अच्छा, तो फिर उसमें ऑर्थो पे ज्यादा आएगा कि क्योंकि वो तो अभी हम क्लोज है. क्वेश्चन देते हैं ना, आप ऑर्थो वर्क करता है इतना बता दिया, अब क्वेश्चन दूंगा तो आप और सोचना, आंसर निकालना, बाकी लोग भी ओके सर. ओके सर. Any other doubt, any other question, please ask. और डिस्पर्जन किस चीज का है? निगेटिव चार्ज ऑन ओ. Should I remove this बेटा? सबने कर लिया? If you all have copied, let me know. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले भी एग्जाम्स में आया हुआ है और फिर एग्जाम में आने के चांसेस है. देखो, रिपीट नहीं करते हैं वो लोग क्वेश्चन, लेकिन स्टाइल जो होता है पूछने का वो बदल देते हैं. सारे कंपाउंड्स लिखने के बजाय इसमें से दो पिक करते हैं, दो कोई और दे देंगे आपको. कॉन्सेप्चुअली सेम होगा, ये याद रखना है. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द acidic strength order for ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है. पास्ट में भी एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुका है और फ्यूचर में भी आने के बड़े चांसेस है. इनमें दो कंपाउंड और डाल देंगे, क्वेश्चन का और लंबा हो जाएगा, बड़ा ऑर्डर लिखना पड़ेगा, या इसमें से दो पिक करेंगे, दो कोई और दे देंगे. तो इस तरह से वो क्वेश्चन चेंज करके पूछते हैं. तो इसको आप अच्छे से निकालो. इसमें एक केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा. ठीक है, आप अपनी तरफ से आंसर निकालना. स्टाइल कैसे निकालते हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है. ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना है, पहले नॉर्मल तरीके से आंसर निकालो. राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स एंड देन वी विल डिस्कस. P means para, O means ortho, M means meta. Quickly find the answer.
वेरी गुड, गुड। गुड, वेरी गुड। फटाफट आंसर निकालिए सब बच्चे। हाँ, वेरी गुड, 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 वेरी गुड। All of you, please write the answer quickly. If you all have attempted, should I discuss? Yes, sir. Oh, guys, एकदम जो बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट है वही यूज करने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? कॉन्जुगेट लिखना है ना? भूल जाते हैं कि मैंने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूल जाते हैं कि मैंने आपको बताया कि इसमें केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। कुछ टाइम के लिए उसको भूल जाओ और सिंपल तरीके से इसका आंसर निकालो। सबसे पहले कॉन्जुगेट लिख दो। सबके कॉन्जुगेट लिख देते हैं। ये ठीक है। इन ऑल केसेस इफ यू सी, पहली चीज तो अगर डायरेक्ट आप सोचोगे ना तो दीज आर द थ्री केसेस वेयर यू फाइंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2। थोड़े टाइम के लिए ये सोचना भूल जाए कि इंडक्टिव से कि रेजोनेंस से, बट इन ऑल थ्री केसेस, फर्स्ट थ्री केसेस यू फाइंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कहां पर नहीं है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? फोर्थ केस में। सब में रेजोनेंस हो रहा है O का। आप ध्यान से देखो, इन ऑल केसेस O- का लोन पे रेजोनेंस में है, ठीक है। बट तीन केसेस में यू फाइंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बाकी फैक्टर सब सेम है, केवल विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इसमें डिस्पर्जन मिनिमम है। इज इट क्लियर? क्या ये Yes, sir. सबको समझ में आया? हाँ। तो मिनिमम डिस्पर्जन का मतलब होता है लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट। तो बताओ इसका पेरेंट क्या हो जाएगा? Least acidic.
लीस्ट एसिडिक, फैंटास्टिक आंसर। तो ये हो जाएगा लीस्ट एसिडिक पेरेंट। वेरी गुड बेटा। इसका मतलब मेरा आंसर जब मैं लिखूंगा तो फोर्थ में लास्ट में लिखूंगा। अब आते हैं फर्स्ट थ्री का कंपैरिजन। फर्स्ट थ्री में पहले रेजोनेंस देख लो ग्रुप का। यस, ऑर्थो एंड पैरा रेजोनेंस वर्क करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। इसमें भी लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। बताइए यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाया रेजोनेंस लिखेंगे या फिर केवल इंडक्टिव लिखेंगे? इंडक्टिव। Inductive because it is meta position. So I will write electron withdrawing group via inductive. तो दो में रेजोनेंस है, दो में रेजोनेंस है विथड्रॉइंग, एंड थर्ड में केवल इंडक्टिव है। इसका मतलब आउट ऑफ थ्री केसेस इन विच केस डिस्पर्जन इज मिनिमम, आउट ऑफ थ्री केसेस इन विच केस डिस्पर्जन ऑफ थर्ड वन। यस, तो अगर तीन केसेस में इसमें ये मिनिमम डिस्पर्जन में जा रहा है तो फिर इसका कंपाउंड भी लेस एसिडिक होगा जो पेरेंट होगा। सो आई विल राइट हियर थर्ड। नाउ द कंपटीशन इज बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में अगर आप देखोगे तो इसमें बराबर रेजोनेंस, इसमें भी बराबर रेजोनेंस, इक्वल रेजोनेंस है। ठीक है, इक्वल रेजोनेंस है तो नेक्स्ट फैक्टर क्या चेक करोगे? पोजीशन। इंडक्टिव। तो ये तो फैक्टर्स पढ़े अभी हमने, इंडक्टिव। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वाया इंडक्टिव, फैक्टर तो दोनों ही वर्क करेंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, याद रखना, जबकि रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। वाया इंडक्टिव यहां भी विड्रॉ। बताइए किसमें इंडक्टिव ज्यादा वर्क करेगा? पास में जाकर इलेक्ट्रॉन खींचना या दूर से इलेक्ट्रॉन खींचना? सेकंड में, पास से। सेकंड में। तो बताइए इन दोनों में से डिस्पर्जन किसमें ज्यादा होना चाहिए? O माइनस का डिस्पर्जन बताइए किसमें ज्यादा हो जाएगा? सेकंड। सेकंड। सेकंड में। तो किसका पेरेंट ज्यादा एसिडिक होगा? सेकंड। 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 ये आंसर होना चाहिए था, शुड बी द आंसर एज पर नॉर्मल कॉन्सेप्ट। बट मैंने बोला था ना केमिकल बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, बट जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो ये है। तो क्वेश्चन अराइजेस व्हाई चेंज इन द आंसर। तो उसका एक्सप्लेनेशन है जो केमिकल बॉन्डिंग में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया है, इफ यू रिकॉल, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या याद है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप बताइए अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा तो इस H का रिलीज होना डिफिकल्ट हो जाएगा कि इजी हो जाएगा? बोलिए। डिफिकल्ट हो जाएगा। भाई तुम बाहर जाना चाहते हो घर का, लेकिन कोई मेंबर है जो तुम्हें बाहर जाने नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इट्स अ वीक बॉन्ड, इट्स अ वीक बॉन्ड। सो वीक बॉन्ड है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इतना ज्यादा चेंज नहीं करेगा एसिडिक स्टेट में। तो खाली थोड़ा सा चेंज हुआ है बिटवीन 1 and 2, बाकी सब सेम रहा। ठीक है, तो स्लाइट डिफरेंट आंसर बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया, बाकी सारी चीजें वही थी। तो आप सबसे पहले ये आंसर लिखना, इसको निकालना, भले ये गलत है बट इसको कॉन्सेप्चुअली यहाँ तक पहुंचो, फिर आप बताना कि देयर इज लिटिल चेंज इन द आंसर बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बस और कुछ नहीं, पूरा कॉपी कर लो। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो आप बोलो। तो थोड़ा क्या बेटा? सेकंड का नहीं समझा सेकंड का नहीं समझा मतलब? कि ये इन्वर्टेड कैसे हो गया सेकंड टू 1। बोला ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर आ रही, जबकि यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पॉसिबल है। सिंस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज पॉसिबल तो इसका H रिलीज बिकम्स डिफिकल्ट। तो H निकलेगा ही नहीं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी?
ठीक है, और बोलिए, और किसी को डाउट है? बाकी लोग इसको अच्छे से कॉपी कर रहे हैं। इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, ये इसको आप एक्सेप्शनल केस करके भी याद कर सकते हो, बाकी सब में नॉर्मल निकालना होता है। कोई भी जो केसेस अलग तरह के होंगे, हम सारे केसेस डिस्कस करेंगे। लेक्चर आज 2 आवर्स का है, सो अगर किसी को बीच में कुछ 2-3 मिनट्स का ब्रेक चाहिए तो आप बता देना, वरना वी विल कंटिन्यू। Anybody having any doubt, please use your mic. सर, Yes, बेटा। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड में अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा? नहीं, ऐसा कंक्लूड नहीं कर सकते। इस पर्टिकुलर एग्जाम एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है कि एकाध ऐसे केसेस होंगे तो उनको अलग से डील करते हैं। ओके सर। सर सेकंड में हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा तो उससे क्या नहीं समझा मेरे को। अरे भाई, तुम जब किसी को पैसे दोगे तब वो तुमको अमीर बोलेगा। तुम्हारा पैसा तुम्हारे घर वाले ही खींच रहे हैं अपनी तरफ, देने नहीं दे रहे हैं, तो तुमको बाहर वाला अमीर बोलेगा क्या? तो अगर एच निकल ही नहीं पाएगा तो एसिडिक कंपाउंड कैसे कहला पाएगा? अगर कहला ही नहीं पाएगा तो उसको लास्ट में रख देने का। नहीं ना, उसके अंदर दूसरे फैक्टर्स भी तो वर्क कर रहे हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एक छोटा सा फैक्टर है जो थोड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये एक वीक इफेक्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि ये आंसर तूफान मचा देगा, थोड़ा इन्फ्लुएंस किया तो बस थोड़ा चेंज हुआ, बाकी सब सेम था। ओके सर। Have you all copied? ओके गाइस, आई बिलीव आपको काफी कुछ समझ में आ गया अभी, है ना? तो एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, आप पहले उसको अटेम्प्ट करो, आंसर मत देखना, बुकलेट का क्वेश्चन में दे रहा हूं, एंड देन आई विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ दैट क्वेश्चन। एक छोटी सी चीज और बतानी है। तो फर्स्ट यू अटेम्प्ट एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 16 ए एंड बी। एक्सरसाइज 1 जीओसी का एक्सरसाइज 1 16th क्वेश्चन, ए एंड बी। कोई आंसर चेक नहीं करेगा, अपने आप आंसर लिखिएगा, जो भी आए, गलत सही डज नॉट मैटर, आप लेकिन आंसर अपना लिखना, ठीक है, चैट बॉक्स। गेट द आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 1 जीओसी।
Guys, quickly tell me the answer. Exercise 1, question number 16. Done? सबने अटेम्प्ट कर लिया? ओके. Done now? यस सर. चल, हाँ, डिस्कशन करते हैं और एक सब हेडिंग करके आप डालिएगा, इससे आंसर्स आपको सब पता चल जाएंगे. हेडिंग इसमें आप डाल सकते हैं सब हेडिंग एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड. कैटेगरी बदल दिया आपने. ये डिफरेंट है. अब इसका क्या मतलब है? कैटेगरी डिफरेंट है, इसका क्या मीनिंग है? तो इफ यू सी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें, जैसे इसमें देखो H कनेक्टेड टू O,
H connected to O, H connected to O, H connected to O, यानी कि सब में H सेम एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है. H connected to O, H connected to O. In all cases you can see H connected to O. यानी सेम एलिमेंट के साथ H connected था, तो ये कैटेगरी सेम थी. What happens when that hydrogen is connected to different elements? तो कैटेगरी बदल जाती है. उसका आंसर आप फैक्टर्स के बेसिस पे नहीं निकाल पाओगे, वो बहुत टफ हो जाएगा निकालना. तो उसमें जैसे एग्जांपल में लिखता हूं कि मेरे को मान लीजिए CH4 NH3 H2O और HF का कंपैरिजन करना है. तो हो क्या रहा है, इसमें H कनेक्टेड टू C है, इसमें H कनेक्टेड टू N है, इसमें H कनेक्टेड टू O है, इसमें H कनेक्टेड टू F है. ये है डिफरेंट कैटेगरी. क्या इतना समझ में आया? व्हाट इज मेंट बाय दिस कैटेगरी? यस सर. इसको आप पीरियोडिक टेबल में भी दिखा सकते हो. इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आप बिना कुछ किए आंसर्स याद किया हुआ भी टिक कर सकते हो. कि यहाँ पहला वाला एग्जांपल है H कनेक्टेड टू C, दूसरा एग्जांपल क्या है H कनेक्टेड टू N, तीसरा क्या है H कनेक्टेड टू O, चौथा क्या है H कनेक्टेड टू F. ये हो गया आपका, कैटेगरी वाइज जा रहे हैं, है ना. अब कॉन्सेप्ट क्या है? राइट कॉन्जुगेट बेस. right conjugate base. So in first case what will happen? CH3 minus है. Second case में क्या मिलेगा? NH2 minus. Third case में क्या मिलेगा? OH minus. Fourth case में क्या मिलेगा? F minus. ये conjugate base है. Now ये बता सकते हो क्या कौन सा एलिमेंट ज्यादा माइनस रख सकता है पास में, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. Yes, beta. Very good. Now we know more electronegative atom can hold negative charge more. जो ज्यादा होल्ड कर पाएगा, यानी वहां डिस्पर्जन ज्यादा हुआ तभी तो होल्ड हुआ, नहीं तो बाहर नहीं गिर जाएगा. छोटा पॉकेट बड़ा पॉकेट का एग्जांपल सोच लो. तो जितना ज्यादा डिस्पर्जन हो जाएगा उतना वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा. और अगर कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल हो गया तो पेरेंट क्या हो जाएगा? मोर एसिडिक. मोर एसिडिक. तो स्ट्रेट आंसर आपका निकलेगा ये. और इसको आप पीरियोडिक टेबल में याद करने के लिए लिख दो कि as you move from left to right, H connected to element becomes more acidic. यानी यहां लिखेंगे acidic strength increases. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो बोलो, नहीं तो पहले आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग डाउन ग्रुप वाला भी केस कर लेंगे. सर मेरे को जो आपने स्टेटमेंट लिखा है उसमें डाउट है. क्या डाउट है बोले ना. तो डिस्पर्जन का नहीं समझा मेरे को कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर. अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या आपको बताया था कि जैसे मैंने घरेलू एग्जांपल भी लिया था पॉकेट का, है ना, कि जो पॉकेट होल्ड कर पाएगा पैसे को, वो होल्ड करने का क्या मतलब है कि बाहर वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पास है. जो होल्ड नहीं कर पा रहा है पैसा, उसका पैसा बाहर गिर रहा है, तो आप उस तरह से एंगल से सोचो. तो ये तो सबको मालूम है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वही नेगेटिव चार्ज ज्यादा होल्ड कर पाएगा. तो ज्यादा होल्ड करने का मतलब क्या होता है? ज्यादा होल्ड करने का मतलब वो दूसरे को नहीं देना चाहता. जब दूसरे को देगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है? तो उसको हम मान लेते हैं कि उसका डिस्पर्जन ज्यादा हो गया अंदर ही, और वो ज्यादा स्टेबल हो गया. आप कोई भी एक चीज स्किप कर सकते हो. अगर आपको डिस्पर्जन समझ में नहीं आ रहा तो आप खाली स्टेबिलिटी डील कर लो. वो भी हमको मालूम है कि ज्यादा स्टेबल अगर कॉन्जुगेट है तो पेरेंट ज्यादा एसिडिक होगा. किसी भी एक से आप डील कर लो, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो हर बच्चे को मालूम है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन होल्ड नेगेटिव चार्ज. तो होल्ड करने का मीनिंग क्या है? होल्ड करने का मीनिंग है वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल है रिलेटिवली. इज इट क्लियर? यस सर.
सर हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं ना कि हम लोग को पता है जो ज्यादा होल्ड कर पाएगा वो मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल से मोर डिस्पर्स समझ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जब हम लोग मोर इससे मोर डिस्पर्स ऐसा, मोर वो मेरे को डिस्पर्जन नहीं मोर समझ इसलिए। स्टेबिलिटी को मोर स्टेबिलिटी यस मोर सर, डिस्पर्जन, बिल्कुल सही है, वो वैसे वाइस समझा मेरे वर्सा को, है। हाँ। हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबने कर लिया? गाइस, नाउ डाउन टू दिस। अभी एग्जाम्पल सफिशिएंट होगा मेरे ख्याल से। इसमें H connected to Cl you can take, H connected to Br you can take, H connected to I you can। अब ध्यान से देखना what happens in case of HF, HCl, HBr, HI। इसमें जो एलिमेंट कनेक्टेड है ना H के साथ, उसमें जो एक मोर इंपॉर्टेंट या डोमिनेटिंग फैक्टर है, वो है साइज। ड्रास्टिक चेंज होता है अगर आप ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हो, ड्रास्टिक चेंज होता है। तो साइज एक डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पर। सो व्हेन यू राइट कॉन्जुगेट बेस, जैसे पहले में F माइनस, Cl माइनस दूसरे में, Br माइनस थर्ड में, देन I माइनस, एंड बिना कुछ बोले आप समझ जाओगे। जैसे मैंने यहाँ माइनस दिखाया, इसमें यहाँ माइनस दिखाया, इसमें यहाँ माइनस दिखाया, इसमें यहाँ माइनस दिखाया। बताइए किसमें माइनस चार्ज ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा, बड़े साइज के लिए छोटे साइज के लिए? बड़े बड़े साइज के साइज। लिए। सिंपल सा है ना, इसमें डिस्पर्जन सबसे ज्यादा हो गया। तो आप चाहिए तो ये लिख भी सकते हो, डिस्पर्जन आया I माइनस में, फिर Br माइनस में, फिर Cl माइनस में, फिर F माइनस, और यही स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। ठीक है, तो पेरेंट क्या हो जाएगा, सेम मैनर में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जाएगी, यानी कि HI सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। अब इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, कि डाउन द ग्रुप अगर गए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। देखो नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हो ना पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसमें क्या होता है कि अगर लेफ्ट टू राइट कोई चीज बढ़ रही है तो टॉप टू बॉटम वो चीज कम हो जाती है। बट इसकी खास बात देखो कि यहाँ भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है और यहाँ भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो दैट इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ दिस। प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ साइज फैक्टर इतना चेंज नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज द डोमिनेटिंग फैक्टर। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो आप पहले इसको कॉपी कर लेना, फिर आप बोलो तो मैं पेज चेंज कर दूं, उसको भी कॉपी कर। कॉपीड?
ये चीज यहाँ लिखना, डिस्पर्जन इज मोर बिकॉज ऑफ द ग्रेटर साइज. Now you can copy this part also. लास्ट स्लाइड. ओके, ये वाला. डन गाइस. अब आते हैं क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया. नाउ सी, CH4 NH3 H2O HF, ये तो कर लिया सबने. फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर भी हो चुका है ना, अभी अभी डिस्कशन किया. अनफॉर्चुनेटली जो सेकेंड क्वेश्चन है, ऐसा वो लोग चीटिंग करते हैं या कुछ आपको ऐसा फंसा देते हैं. ध्यान से देखना इसमें मिस्टेक क्या लोग करते हैं. जैसे वन कंपाउंड इज CH3OH, वन कंपाउंड इज CH3NH2, वन कंपाउंड इज CH3CH3 एंड वन कंपाउंड इज CH3F. व्हाट इज द प्रॉब्लम? जब कोई स्टूडेंट इसको देखता है CH3F, तो उसको इसकी फीलिंग आ जाती है. अनफॉर्चुनेटली उस चक्कर में कई बार हम फोर्थ वाले को पहले आंसर में डाल देते हैं, बट ऐसा नहीं है. ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चेक करना कि जो H है वो किसके साथ कनेक्टेड है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ H कनेक्टेड टू O. दिस इज द एग्जांपल ऑफ H कनेक्टेड टू N. दिस इज द एग्जांपल ऑफ H कनेक्टेड टू C. दिस इज द एग्जांपल ऑफ H कनेक्टेड टू C. दो एग्जाम्पल है जिसमें H C से कनेक्टेड है और ये HO और HN से कनेक्टेड है. कैटेगरी में डिफरेंस देखो. कैटेगरी अगर H कनेक्टेड टू O है तो दैट इज मोर एसिडिक देन H कनेक्टेड टू N, मोर एसिडिक देन H कनेक्टेड टू C. तो यहां कैटेगरी सेम हो गई, तो यहां कैटेगरी सेम हो गई, तो फैक्टर्स विल वर्क. कौन से फैक्टर? मेसोमेरिक एंड इंडक्टिव. और जहां कैटेगरी अलग होगी वहां पहले से ही आंसर मालूम चल गया अपने को कि आपका CH3OH सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर CH3NH2. और इन दोनों में आप कैटेगरी में डिफरेंस नहीं है तो आप मेसोमेरिक चेक करो, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ. तो एक में बनेगा CH3CH2 माइनस, एक में बनेगा CH2F और यहाँ पर माइनस चार्ज डाल दो. अब बताओ, एक दोनों में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, एक में CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा, ओनली इंडक्टिव है. तो बताइए किसमें डिस्पर्जन ज्यादा होगा नेगेटिव चार्ज का? जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है या फिर जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इसका मतलब आउट ऑफ दीज टू केसेस इसमें हम लिख सकते हैं मोर डिस्पर्जन.
और जिसमें ज्यादा डिस्पर्जन हुआ उसका पेरेंट ज्यादा एसिडिक होगा। बट ये तभी वर्क किया जब कैटेगरी सेम थी, यानी कि ये फंडा 2 में लगा, बाकी सब तो पहले से आंसर क्लियर था। क्या समझ में आया कैसे आंसर्स निकालें? सर CH3 और CH3 जब एक साथ कनेक्टेड है तो आइडेंटिकल है, तो केस 4 होके वो +M और -M भी हो सकता है। मैं समझा नहीं बेटा, क्या CH3 कनेक्टेड है? सर वो आइडेंटिकल CH3 एक दूसरे से कनेक्टेड है ना थर्ड इसमें, तो वो +M -M हो सकता है दोनों। ऐसा नहीं चेक किया जाता है, सबसे पहले कॉन्जुगेट लिखा है, इस पर हमको इफेक्ट चेक करना है। अब बोलो, पहले ये डिसाइड करना होगा ना इफेक्ट किस पे चेक किया जा रहा है। तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आया, अब इफेक्ट उस पे चेक करना है, तो उसके सराउंडिंग में कौन से ग्रुप्स हैं ये चेक कर लो। कोई कंफ्यूजन? सर मतलब आपने बोला था सर ना बेंजीन से कनेक्ट करके, तो आइडेंटिकल में आपने एक केस लिया था अरे जिसमें भाई, प्लस, वो एक मेरे को नहीं मिनट समझ, एक कंफ्यूजन मिनट हो रहा है। एक मिनट एक मिनट बेटा, 1 मिनट। कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है ये क्लियर होना चाहिए। क्या यहाँ पूछा गया है कि चेक करो कि कौन रेजोनेंस शो कर रहा है, क्या ये ग्रुप्स हैं या कंपाउंड्स हैं? तो कोई चीज हमने कहीं किसी चीज के लिए किया था जिसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ क्यों वर्क करेंगे? हम यहाँ बेंजीन क्यों लगाएंगे? वो तो ऑलरेडी कंपाउंड्स दिए हुए हैं। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो एक टाइप की एप्लीकेशंस थे जिसमें चेक करना होता था कि कोई ग्रुप्स दिए हो तो वो रेजोनेंस करेंगे नहीं करेंगे, ये पता करने के लिए बेंजीन रिंग कनेक्ट करते थे। यहां तो कोई लेना देना ही नहीं उसका। क्या समझ में आया? सर मतलब थर्ड में ये हो रहा है क्या, माइनस ऊपर है, मतलब प्लस आई इफेक्ट हो रहा है। ये कार्बन माइनस था एक, इस पे अपने को फैक्टर इफेक्ट चेक करना है। इसके सराउंडिंग में मिथाइल ग्रुप था। अब हमको मालूम है कि मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप है। बताओ अब इसके आगे मैं क्या बताऊं तुम्हें? ओके सर, समझा। मेरे को वो कंफ्यूजन हो रहा था कि आइडेंटिकल प्लस माइनस, लेकिन अभी समझा कि डिफरेंस वो एप्लीकेशन में। ऐसा कुछ उल्टा सीधा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन अमेरिका में हुआ और सुबह उठ करके पापा से पूछ रहे हैं कि बताओ प्रेसिडेंट कौन बना इंडिया का। तो वो एब्सर्ड चीज हो जाएगी, कोई लेना देना नहीं है उनका। नो सर, कंफ्यूजन था इसलिए अभी क्लियर हुआ। चलो ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? Anybody having any doubt? चल, ये हो गया। तो काफी चीजें आपने एसिडिक स्टन से रिलेटेड लर्न कर ली। शुड आई रिमूव एवरीथिंग? ये हटा दें, वन सबने सेकेंड कॉपी कर वन लिया? सेकेंड सर। ओके। ओके सर। ओके गाइस, अभी एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। एक दूसरा सब हेडिंग डालना, क्योंकि सब एसिडिक वाले ही कैरेक्टर को यूज करेंगे हम लोग। तो दैट हेडिंग इज सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिडिक कंपाउंड। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं सीधे सीधे। सो मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी इधर लिख दूंगा जिसका आंसर आप फ्यूचर में अपने आप निकालना। हम लोग केवल कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ एसिडिक कंपाउंड्स इन डिफरेंट, जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं,
जैसे एक सोल्यूशन दिया हो सकता है NaOH, एक दिया हो सकता है आपको सोडियम बाई, ये स्टैंडर्ड वाले हैं। हाँ, एग्जाम और भी आ सकते हैं बट यूजुअली इनसे काम चलता है अपना, तो मैं डिस्कशन इसी पे करूंगा, लेकिन उसको जनरलाइज वे में भी आपको लिख लेना है। ये 3 स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं, पहले 2 ज्यादा डील करते हैं हम लोग। सो वी हैव टू चेक whether a given compound is soluble in NaOH or not. We have to check whether a given compound is soluble in sodium bicarbonate solution or not. इस तरह से तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये इंटीजर टाइप में आता है, ये 1 और मोर देन 1 में भी आता है, सिंगल ऑप्शन तो बन ही सकता है। तो इसमें क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन करके मैं बोल रहा हूँ इसको कि among the following the number of compounds soluble in, जैसे मान लीजिए NaOH, ऐसा। तो अभी कंपाउंड क्या दे सकता है, जैसे आपको फिनॉल दे दिया, जैसे आपको एसिटिक एसिड दे दिया, जैसे आपको इथाइल अल्कोहल दे दिया, बहुत सारे इस तरह से दूसरे एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। एसिटिक प्रोपाइलिन ले लिया, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप इसको आंसर कैसे निकालते हैं वो हमको लर्न करना है। तो पहले आप ये कॉपी कर लो, देन आई विल स्टार्ट विद NaOH। Have you copied? Yes, sir. Okay. Guys, if you recall, हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था काफी पहले, एक ऐसा हमने लिखा था एसिड प्लस बेस गिविंग बेस प्लस एसिड। कैन यू रिकॉल दिस? याद है आपको? सर। हाँ, अब कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है, एसिड एसिड कट कर दिया, बेस बेस बोला 0 = 0। उनके लिए इसको 1 कर लो, इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, इसको 2 कर लो। तो एसिड 1 प्लस बेस 1 गिविंग बेस 2 प्लस एसिड, ये जनरल वे में हमने लिख दिया। नाउ दिस इक्वेशन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। याद है मैंने बोला था कि जब इधर का एसिड उधर के एसिड, यानी इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी H+ देने की ज्यादा हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा देगा, ये ज्यादा देगा तो ये आगे बढ़ेगा रिएक्शन। यानी एसिड 1 व्हेन स्ट्रॉन्गर देन एसिड 2, तो इसका मतलब है इक्वेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। क्या ये सबको समझ में आया?
बोलिए, क्या, थोड़ा नहीं समझ सर। दोबारा बोल रहा हूँ। एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है और कुछ बनाता है, तो अब जो बन रहा है उसमें भी बेस और एसिड कैरेक्टर है, तो जिसका कैरेक्टर डोमिनेटिंग होगा वो रिएक्शन आगे लेकर जाएगा। तो हमने एसिड वाला का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, तो एसिड 1 अगर स्ट्रॉन्गर है एसिड 2 से तो इक्वेशन आगे की तरफ जाएगी। इतना सबको समझ में आया? जो ज्यादा H+ दे पाएगा वो अपनी रिएक्शन कराएगा। एसिड 1 इज मोर केपेबल ऑफ गिविंग H+, तो एसिड 1 डोमिनेटिंग हो गया, वो रिएक्शन आगे लेकर जाएगा। इज इट क्लियर? सर ये आगे जाएगा फॉरवर्ड, वो नहीं समझा क्या हो जाएगा। अरे तुमने एक कंपाउंड लिया A, एक कंपाउंड लिया B, और उसमें रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तभी तो कुछ बनेगा इधर। नहीं समझ में आया? यस सर। तो नहीं वो बनने समझा, को लेकिन वो फॉरवर्ड है। जाना बोलते हैं। जब ए तो और उसको बी आपस रिवर्स में करते रिएक्शन तो कर लेंगे तो उसको बोलते हैं रिएक्शन इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके सर। इज इट क्लियर? ओके। हाँ, तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट्स लर्न किए उसमें हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन लर्न कर रखा है। सो नाउ इट्स वेरी सिंपल कि जो एसिड ज्यादा आसानी से H+ देगा वही तो रिएक्शन में पार्ट लेगा। जो H+ देगा ही नहीं तो चुपचाप बैठा रहेगा सोल्यूशन में। तो अगर एसिड 1 ज्यादा आसानी से H+ देता है तो वो अपनी रिएक्शन कराएगा, और अपनी रिएक्शन कराने का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना। ये समझ में आया? बोलो बेटा, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आप अच्छा। इसको रटा भी सकते हो। आप इसको रट सकते हो कि अगर एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा हो और प्रोडक्ट में आप एसिड आइडेंटिफाई कर लो, रिएक्टेंट में आइडेंटिफाई कर लो, जिस जिस रिएक्टेंट का अगर एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो उसकी रिएक्शन होगी, और अगर प्रोडक्ट का एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो उसकी रिएक्शन होगी। क्या इतना सबको समझ में आया? ओके। यस सर। हाँ, तो अब ये जनरल वे में था, ये जनरल वे में था। अब आप सोचो, मुझे अगर जैसे NaOH के बारे में सोचना है, सो आई विल रिएक्ट माई कंपाउंड विद NaOH। तो बताओ Ha कौन सा H+, Ha क्या देगा NaOH को? Ha क्या देगा? Ha एसिड है, बोले क्या देगा वो NaOH को? H+। H+ देगा। तो H+ जब NaOH को मिलेगा तो वो बना देगा H2O, और इधर जो बच गया उसको NaE लिख दो। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट में Ha एसिड है, और NaOH के रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में कौन सा एसिड बना? H2O। अब आप मेरे को बताओ, जिस बच्चे को ये मालूम है ऊपर वाला, तो यहां पर अगर मुझे ये पूछना हो कि व्हेन विल दिस Ha बी सॉल्युबल इन NaOH, बताइए मुझे क्या कंपेयर करना होगा? एसिडिक बोलो बेटा, किसका? भाई तो पूरा बोलो। HA और H2O का। यस, यानी मुझे अगर ये दिखाना हो कि Ha NaOH में सॉल्युबल है, रिएक्शन कर रहा है, तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि Ha which is given acid is stronger than H2O which is formed acid। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इसको एज अ स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? कि कंपाउंड Ha will be soluble in NaOH solution if compound Ha is more acidic than H2O। इसीलिए हम लोगों ने पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन लर्न किया, ठीक है, सो दैट अब उसके फर्दर एप्लीकेशंस आपको पता चले, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ोगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। तो इसको पहले आप कॉपी कर लो, फिर मैं 3 क्वेश्चंस लिखता हूं और पहले आप सोचो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। जिनको कम भी समझ में आए वो इस चीज को याद कर लें
कि रिएक्टेंट में जो एसिड है और जो प्रोडक्ट में एसिड है, रिएक्टेंट का एसिड हमेशा ज्यादा एसिडिक होना चाहिए अगर प्रोसेस होना है तो। मतलब वो रिएक्टेंट का एसिड ज्यादा हुआ तभी वो फॉरवर्ड लेके जाएगा, उसके लिए कंपेयर करना यस, पड़ेगा। बिल्कुल सही तुमने बोला, फैंटास्टिक। कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह की रिएक्शन नहीं, जो बताया जब उस पे ही फोकस करो। Have you all copied this? सबने कॉपी कर लिया? Should I remove this? Oh, देखो 3 क्वेश्चंस आई एम राइटिंग ये, आप पहले सोच लो और आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन। यहाँ सॉल्बिलिटी का मतलब है रिएक्शन। हाँ, बड़ा बड़ा आंसर निकाल।
फटाफट आंसर दो बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस नो यस नो यस नो। वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। तीनों आंसर एक साथ दीजिए, हाँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप किसका आंसर कौन सा है। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड। वेरी गुड वरुण। चलिए देखते हैं। पहली चीज है कि अपने को पहले से मालूम है कि कोई भी कंपाउंड है एंड व्हेन यू पुट एन NaOH देन प्रोडक्ट में जो एसिड मिलेगा वो H2O है। तो कंपैरिजन हमेशा Ha का H2O से होगा। तो आपको केवल ये चेक करना है कि CH3COOH कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है कि H2O ज्यादा एसिडिक है। और मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें अगर ना भी आता हो तो भी कॉमन सेंस है, मतलब ऐसी रफ मैनर में बोल रहा हूँ, CH3COH का नाम ही है एसिटिक एसिड, खानदानी एसिड है। आप ऐसे भी सोच लो कि उसके नाम में ही एसिड आता है। तो अगर कंपैरिजन करना भी है, कंपैरिजन कॉमन सेंस से भी यहां से निकल आएगा कि CH3COH ज्यादा एसिडिक है। लेकिन फिर भी प्रूव करने के लिए हमारा वही पुराना तरीका, वी राइट कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, दोनों में H कनेक्टेड टू O निकल रहा है, इसमें रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्जन हो रहा है। क्या इसमें दूसरे वाले में रेजोनेंस हो रहा है? नो सर। नो। मोर डिस्पर्जन मीन्स पेरेंट इज मोर एसिडिक। हाँ, तो अगर ये ज्यादा एसिडिक हो गया H2O के कंपैरिजन में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, स्ट्रेट स्टेटमेंट यूज किया हमने कि हमको केवल ये दिखाना था कि विच कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन H2O और नॉट। हमने प्रूफ कर दिया और यस लिख दिया इधर आंसर। मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। फिनॉल पे आ जाते हैं। तो फिनॉल भी NaOH में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा कैसे पता चलेगा? जस्ट कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू कंपाउंड्स। कैसे प्रूफ करोगे? कॉन्जुगेट बेस निकाल दो इसका, ऐसा, इसमें भी ऐसा। बताइए इन विच केस नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज मोर डिस्पर्स, किसमें रेजोनेंस वगैरह हो रहा है? फर्स्ट केस। यस, बिल्कुल सही बात है। ये डिस्पर्जन में चला गया या नहीं हो पा रहा है, नो रेजोनेंस।
तो डिस्पर्जन ज्यादा हुआ मतलब उसका पेरेंट क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। कितनी सिंपल सी चीज है ना। थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड वाले में कंपैरिजन करना है CH3 CH2OH का, और कंपैरिजन करना है H2O का। बहुत सिंपल है, इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाया, CH3 CH2O माइनस किया, इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाया। बताइए किसमें नेगेटिव चार्ज O का रेजोनेंस कर रहा है, बोलिए। किसी में नहीं। वेरी गुड बेटा, किसी में नहीं करा। ऐसे आंसर्स देना, चुपचाप नहीं बैठता आप लोगों को। जितना आप मेरे से बातचीत करोगे उतना आपकी लर्निंग ज्यादा होगी। तो दोनों में रेजोनेंस, मेरा काम है आपसे क्वेश्चन इस स्टाइल में पूछना कि आप कुछ भी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दो, बट आप कॉन्सेप्चुअली अगर बोलोगे तो सही होगा। कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज लोन पे कहीं रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर, इंडक्टिव। इंडक्टिव। इसमें आपका इंडक्टिव देखो प्लस आई आला लग रहा है, इसमें कोई भी इंडक्टिव नहीं वर्क कर रहा है। एच जो होता है लास्ट में आता है, तो ऑलमोस्ट नो इंडक्टिव बोलते हैं उसको। इसका मतलब है इसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, डिस्पर्जन के अगेंस्ट उल्टा हो गया वो। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मींस पेरेंट विल बी मोर एसिडिक और लेस एसिडिक, लेस एसिडिक। लेस एसिडिक। यस, लेस एसिडिक मींस ये सॉल्युबल नहीं होगा NaOH में। याद रखना, पानी में नहीं डाल रहे हम लोग, हम NaOH में रिएक्शन सोच रहे हैं। तो ये NaOH में रिएक्शन कराने के लिए वाटर से कंपैरिजन करना पड़ रहा है अपने को। तो इसमें आंसर होगा नो। अब इसको अच्छे से अपना आप लिख लीजिए। नेक्स्ट वाला केस मैं आपको बताऊंगा और फिर उसको क्वेश्चन के फॉर्म में दूंगा। Somebody is asking हर वक्त H2O से कंपेयर करना होगा। हाँ, जब भी NaOH के साथ आप रिएक्शन देख रहे होगे देन कंपैरिजन विल बी विद H2O ओनली, ऐसा करके लिख लो। Should I remove this? Yes, sir. Guys, अब हम लोग NaHCO3 के पॉइंट से सोचते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर 3 क्वेश्चन लिखूंगा इसी स्टाइल में, आप उसको घर से करके लेकर आना और साथ में एक्सरसाइज 1 और 2 अटेम्प्ट कर लेना पूरा। मतलब कल नहीं डिस्कशन करेंगे, बट आप अटेम्प्ट करके रखिएगा एक्सरसाइज 1 एंड 2। मेरे ख्याल से कल भी लेक्चर है अपना। तो HA you are putting in NaHCO3। पुरानी 9th 10th की कोई भी चीज याद करके मुझे मत बताना, अभी के पॉइंट से बताओ कि अगर HA ने अपना H+ दिया इसको तो कौन सा एसिड यहां बनेगा।
अभी के पॉइंट से बताना, 9th-10th वाली स्टाइल से नहीं, अभी के पॉइंट से बताओ। जैसे इस वाले केसेस में HA ने H+ दिया तो NaOH के OH की वजह से H2O बना, तो वैसे ही बताओ यहाँ क्या बनेगा, क्या क्या? H2CO3। यस, फैंटास्टिक आंसर, H2CO3। और जो इधर बचेगा वो ये है। यानी अब कंपैरिजन किन दो एसिड्स के बीच में होना है? HA and H2HO3। yes, and if you want this reaction, then HA should be more acidic than H2CO3। yes. अब ये जो H2CO3 है ना, इसको हम लोग, क्योंकि अनस्टेबल होता है सिस्टम, इसीलिए H2 और CO2 भी बन के बैठता है। तो 9th-10th में ये पढ़ाया जाता है बट इससे आंसर्स नहीं निकलेंगे आज के टाइम पे, तुम्हारा आंसर H2CO3 से निकलेगा। सो हमेशा कंपैरिजन किसका करना है? HA and H2CO3 का। तो हमको क्या बोलना है? compound will be soluble in sodium bicarbonate solution if it is more acidic than H2CO3। और ये कॉपी कर लो, और जो मैं 2 क्वेश्चन दूंगा सॉरी, उनको आप लिख लो। दो स्टाइल से क्वेश्चन पूछते हैं, दोनों स्टाइल से मैं लिख देता हूं। दोनों का निकालने का आंसर एक ही तरीका है। सर नीचे ब्रैकेट वाला भी लिखना है, H2O and CO2। हाँ हाँ, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन के लिए देखोगे तभी तो समझ में आएगा क्वेश्चन। ऑल्दो आंसर निकालने का स्टाइल सेम है, बट क्वेश्चन का स्टाइल बदल जाता है। इसको कॉपी कर लो एंड देन यू कैन लीव। और एक्सरसाइज 1 और 2 आप स्लोली उसको अटेम्प्ट करिएगा, और कल लेकिन ये 2 क्वेश्चन का डिस्कशन जरूर होगा, इसको आप आज ही कर लेना जाकर। एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन या जो भी आपका डाउट सेशन वगैरह होगा उसमें करेंगे, ठीक है।